स्वागत है आप सभी का टीसीए में। मैं कैपी चौधरी आप लोगों के लिए आज राजस्थान जीके की स्पेशल रिवीजन क्लास में हैंड रिटन नोट्स से रिलेवेंट कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेके आया हूँ और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। आप लोगों को बढ़िया तरीके से पूरा वीडियो वॉच आउट करना है और आप लोगों को जो पॉइंट नहीं समझ आए या मान लीजिए किसी प्रकार की कोई मिस्टेक लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की, जय श्री खाटू श्याम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए राजस्थान का जो नामांकन है ना उससे रिलेवेंट पहले कुछ जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो गोसुंडी शिलालेख जो चित्तौड़गढ़ में 532 ईसा पूर्व मिला था, यानी 532 ईसा पूर्व का जो मिला हुआ ये गोसुंडी जो शिलालेख है, यानी जो शिला मतलब होता है, मैं बता देता हूँ शिलालेख के बारे में अगर कोई बच्चा नया है तो शिलालेख का मतलब होता है पत्थरों के ऊपर कुछ लिखना, तो उसको शिलालेख बोलते हैं। और बढ़िया तरीके से डिजाइन के साथ राइट करना, मतलब ऐसे नहीं कि हर कुछ लिख दिया है जो पढ़ाई नहीं जा रहा है, लेकिन बढ़िया तरीके से डिजाइंस बनाकर जो राइट किया जाता था ना, शिलालेख कहलाता है। तो गोसुंडी एक जगह का नाम है जो चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ती है, वहाँ पे राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और यहाँ पे जो नाम मिलता है ना वो राजस्थानीय किस रूप में मिलता है, राजस्थानीय रूप में मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड अगर देखें ना तो सबसे पुराना जो शिलालेख है, जो सेकंड जो सबसे पुराना जो शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही में मिला है 682 यानी 682 ईसा पूर्व, यानी कहने का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 682 साल पहले का ये जो शिलालेख मिला है। इसमें जो राजस्थान का नाम है वो मिला है राजस्थान द्वितीय। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीछे जेल प्रेरी में एक दो एग्जाम में, तो ध्यान से वापस सुन लीजिएगा। सेकंड जो सबसे पुराना जो राजस्थान का नेम मिला है ना राजस्थान द्वितीय मिला है, और वो मिला है बसंतगढ़ शिलालेख में। आगे बात और करते हैं। देखिए आगे अगर अपन देखें ना, आगे अपन देखें तो थर्ड है गोसुंडी शिलालेख जो है ना कविराज श्यामलदास ने खोजा था। किसने खोजा? कविराज श्यामलदास ने खोजा था। वह सबसे पहले डी आर भंडारकर ने इसे पढ़ा था, डी आर भंडारकर ने इसे पढ़ा था। आगे देखिए ये एक खंडित शिलालेख है, मतलब ये कि टूटा फूटा शिलालेख है। आगे राजस्थान को राजपूताना नाम जो सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने अपनी रचना, ये मैंने आप लोगों को पहले एक वीडियो में बता दिया था कि राजस्थान का जो राजपूताना नाम है जॉर्ज थॉमस ने अपनी किताब, उन्होंने किताब राइट की थी द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नाम से, इस नाम से उन्होंने किताब निकाली थी। आगे कह रहा है कि जो राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान या राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने, ये तो आपको पता ही है ना, घोड़े वाले बाबा बहुत ही फेमस, घोड़े वाले बाबा जो थे बहुत ही फेमस थे। राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान या राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने कहा। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक थी, जो वेस्टर्न नॉर्थ एंड वेस्टर्न जो इंडिया है उसके स्टेट्स के बारे में भी एक बुक इन्होंने जो राइट की थी, बहुत ही फेमस बुक रही है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये बुक का नाम भी आपको याद करना है क्योंकि कई बार तो बुक का नाम ही पूछा जा रहा है। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक आई थी 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा राजस्थान के इतिहास के पिता, ठीक है, भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे ना वो यति ज्ञान चंद्र थे, यति ज्ञान चंद्र थे। आगे राजस्थान शब्द के उल्लेख कहाँ कहाँ मिल रहे हैं इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए राजस्थान जो शब्द है ना वो राजस्थानीय जो मिलता है वो 532 ईसा पूर्व अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, यानी कोई पूरी प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है कि राजस्थानी शब्द 532 ईसा पूर्व कहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद राजस्थानीय द्वितीय अभी बताया 682 682 ईसा पूर्व, आपको याद करना है ऊपर कहाँ लिखा हुआ था। ये 682 ईसा पूर्व वाला जो है ना वो अपने पास कहाँ मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। आगे बात करते हैं तीसरा जो सबसे पुराना है ना वो राजपूताना है। राजपूताना आपको पता है 1800 ईस्वी में और 1805 ईस्वी में इसके आसपास में जॉर्ज थॉमस ने दिया था। और राजस्थान या राजस्थान जो शब्द है ना वो 1829 ईस्वी में प्रत्यक्ष रूप से मिलता है, जो दिया था घोड़े वाले बाबा ने, या जो राजस्थान इतिहास के पिता थे या फिर कर्नल जेम्स टोड थे। इनमें ये मतलब ये एक ही व्यक्ति है लेकिन उपाधियाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद और बात करते हैं आगे। राजस्थान शब्द है ना उसको प्रशासनिक दर्जा 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को आधिकारिक मान्यता दी गई थी, आधिकारिक मान्यता दी गई थी, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यहाँ राजस्थान के एकीकरण यानी किस तरीके से राजस्थान को इकट्ठा किया, किस तरीके से रियासतों को इन सबको मिला के राजस्थान को एक ग्रुप बनाया गया,
यहाँ अगर बात करें ना तो कुल मिला के 7 चरण हुए हैं। कितने चरण हुए हैं? 7 चरण हुए हैं। 7 चरण किस तरीके से हुए हैं? फर्स्ट चरण से लेकर के 7 चरण तक का, यानी जो फर्स्ट से लेकर जो 7 स्टेप उठाए गए हैं उनमें किस तरीके से चीज़ें काम की है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो चरण हुआ था उसका जो नेम था वो मत्स्य चरण था। और याद रखना ये 18 मार्च 1948 को पहला पहला इसकी जो राजधानी है वो अलवर बनी थी, और ये पहला चरण था जिसमें 4 रियासतें ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन 4 रियासतों को मिला के मत्स्य संघ बनाया गया था। मैं आप लोगों को जो एकीकरण है इसका अलग से आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। सेकंड की बात करें ना तो सेकंड है पूर्वी राजस्थान संघ, यानी इस बार अपन ईस्ट जो राजस्थान है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें जो है वो जो कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल बनाई गई थी वो कोटा बनाया गया था। ये बना था 25 मार्च 1948 को। याद रखना इससे सिर्फ 7 दिन बाद ही बना था ये 1948 को। दूसरा बना 25 मार्च 1948 को। तीसरे की बात कर लेते हैं तो तीसरा अगर देखें तो संयुक्त पूर्व राजस्थान, जो संयुक्त या फिर पूर्व राजस्थान संघ था ना, उसमें एक संयुक्त वर्ड, पूर्व जो राजस्थान संघ था ना उसमें एक संयुक्त वर्ड जोड़ दिया था क्योंकि इसमें उदयपुर शामिल हो गया था, यानी कुछ संयुक्त हो गया था। ये बना था 1 महीने बाद। पहले चरण जो पहला चरण था ना उसके जस्ट 1 महीने बाद बना था 18 अप्रैल 1948 को। आगे बात करते हैं। जो फोर्थ चरण बना वो सबसे इम्पोर्टेंट था। ये राजस्थान का जो राजस्थान दिवस मनाया जाता है वो भी इसी चरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फोर्थ चरण में 4 बड़ी जो रियासतें मिली थी और 30 मार्च 1949 को ये बना था। तो आपको पता है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और इसका जो नेम रखा था ना वो रखा था वृहद राजस्थान संघ। वृहद का मतलब क्योंकि बड़ा हिस्सा मिला था इसमें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और नागौर ये सब मिले थे। बड़े जो रियासतें थी ना वो इस टाइम मिली थी, बाड़मेर वगैरह। तो इसका मतलब है ये एक वृहद क्षेत्र अपन को मिल गया था, तो वृहद राजस्थान संघ इसका नाम रखा गया था। पी सत्यनारायण समिति थी ना, पी सत्यनारायण राव समिति, उस समिति के आधार पर ही इसकी सीमा निर्धारित की गई थी। प्रशासन और राजधानी जयपुर को दिया गया था। चरण है वो फोर्थ चरण का थोड़ा सा आगे रूप है जिसमें क्या गया था, वृहद राजस्थान संघ था। 15 मई 1949 को राजधानी इसकी भी जयपुर ही रही थी बृहत्तर राजस्थान संघ में। उसके बाद सिक्स्थ चरण आया था राजस्थान संघ, जो 26 जनवरी 1950 को जयपुर में यही फिर राजधानी रही। और लास्ट जो 7वां चरण आया था, अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को, ये यहाँ पे भी जयपुर इसकी कैपिटल रही थी जो आज तक बनी हुई है। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ और दिखाना चाहूँगा, वृहद राजस्थान के बाद जो वृहत्तर राजस्थान आया उसमें तो मत्स्य संघ यानी जो पहला संघ बना था उसको यहाँ उठा के मिलाया गया था। सिक्स्थ चरण में इन पीछे वाले सभी जितनी भी चीजें थी ना, जितनी चीजें पीछे हुई उन सबको मिला दिया गया था 6वें चरण में। और 7वें चरण में क्या किया गया था, जो माउंट आबू, सुनेल टप्पा, ऐसे सिरोंज, ऐसे कुछ गांव थे जो MP को देने थे, राजस्थान को देने थे, या फिर जो माउंट आबू था जिसमें सिरोही माउंट आबू वाला, उस माउंट आबू को पहले महाराष्ट्र में ऐड कर दिया था लेकिन बाद में राजस्थान में ऐड किया। तो राजस्थान में जब ऐड किया तब जाकर के अपने पास 1 नवंबर 1956 को आज का जो राजस्थान है उसका स्ट्रक्चर सामने आया था। अब बात करते हैं पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशें क्या क्या थी। उन्होंने कहा था कि राजधानी जयपुर को तो बिल्कुल दी गई, न्याय विभाग जोधपुर को तो बिल्कुल दिया गया क्योंकि जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है वो आपको पता ही होना चाहिए कहाँ पे, न्याय विभाग जो है अपना जोधपुर ही है। खनिज की बात करें तो बिल्कुल उदयपुर को दिया गया था। कृषि विभाग है वो भरतपुर को दिया गया था। आपको पता है पहला जो सरसों का अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर में ही बनाया गया था, तो कृषि विभाग कहाँ दे दिया, भरतपुर में। और राज्य के जो प्रशासनिक जो नाम था ना वो उन्होंने कहा था कि क्या रखा जाए, राजस्थान ही रखा जाए। राजस्थान के वर्तमान स्वरूप में जो बदलाव है वो बाहरी किसी देश के बाहरी आक्रमण से हो सकता है, किसी राज्य के साथ मिलने से हो सकता है, नए जिलों के निर्माण से हो सकता है। परमेश चंद्र समिति जो अंतिम समिति बनाई गई थी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद नई समिति बना करके जो अपने पास 7 अगस्त 2023 को अशोक गहलोत जी ने एकदम खूंखार जिलों में परिवर्तन कर दिया था। और उसके बाद एक बार फिर भजनलाल सरकार ने उलटफेर कर दिया था। तो लेकिन पहले देखा जाए तो उस टाइम परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर 33वां जिला प्रतापगढ़ को बनाया था। अशोक गहलोत जो सरकार थी उसके टाइम में जो समिति बनी थी वो राम लुबाया समिति थी। याद रखना है उन्होंने इतना लुभा दिया था कि जिलों की संख्या 50 से ऊपर कर दी थी, तो राम लुबाया समिति थी। आगे बात करते हैं 30 मार्च व 1 नवंबर को राजस्थान के जो राजकीय दिवस हैं उनका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन दिया है
किसके द्वारा दिया जाता है? पर्यटन विभाग के द्वारा दिया जाता है। ध्यान से सुनना है, 30 मार्च और जो 1 नवंबर को जितने भी राजकीय दिवसों का आयोजन किया जाता है वो कौन सा विभाग करता है? पर्यटन विभाग करता है। आगे देखिए, भारत में अगर स्थिति देख लेना तो भारत में आपको पता ही है, ये अगर इंडिया का मैप है तो राजस्थान इधर की साइड में आ रहा है, तो ये भी कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम दिशा है। स्थिति देखे ना तो 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। याद रखना है, उत्तरी ही अक्षांश रहेंगे दोनों साइड में, दोनों साइड नॉर्थ ही आएगा, क्योंकि राजस्थान जो है ना वो नॉर्थ से स्टार्ट होता है। देखिए ये इक्वेटर है, उसके बाद 23.5 डिग्री है, तो 23.5 डिग्री राजस्थान को टच करके निकल रही है। कहने का मतलब क्या है कि उत्तर साइड में ही रहेंगे अपन, यहाँ से 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के अप साइड में अगर ध्यान देना तो 30 डिग्री 12 मिनट तक, ये जो राजस्थान का जब वैसे आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो यहाँ 30 डिग्री 12 मिनट तक है। आगे देख लीजिए, देशांतरी स्थिति की बात कर लेते हैं। 69 डिग्री, यानी अपन देखें ना तो यहाँ पे जो अपने पास कौन सा आता है? जैसलमेर है, यहाँ से लेकर के तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के यहाँ अपन देखें ना तो सबसे जो पूर्वी राजस्थान का जो जिला है धौलपुर, तो धौलपुर तक कौन सा है? 78 डिग्री 17 मिनट है। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा है ना वो 23.5 डिग्री राजस्थान में, जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर है, बांसवाड़ा जिले में से गुजरती है और एकमात्र तहसील है जो कुशलगढ़ बांसवाड़ा जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है या फिर दक्षिण में स्थित है। कुशलगढ़ है ना वो बांसवाड़ा है, वो कर्क रेखा के दक्षिण में। कहने का मतलब कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है तो कुशलगढ़ इधर स्थित है। आगे देखिए, सूर्य की किरणें जो है उनसे संबंधित बात कर लेते हैं। तो लंबवत किरणें वो तो बांसवाड़ा में गिरती है, लंबवत किरणें तो कहाँ गिरती है? बांसवाड़ा में गिरती है, और जो तिरछी है वो सबसे ज़्यादा गंगानगर में तिरछापन है। ठीक है, एक इस तरीके से लिख रखा है। आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये मैंने लिख रखा है गंगानगर की स्पेशल बातें, जैसे बुड्ढा जोड़ यहाँ गुरुद्वारा स्थित है, गंग नहर यहाँ जो सर्वाधिक सिंचाई का एक साधन है, 27 दिन तक सबसे ज़्यादा यहाँ आंधियाँ चलती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के सबसे नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय है, शुभंकर यहाँ का जो है ना वो चिंकारा है, जो अभी सेकंड ग्रेड सॉरी अभी जो रीट हुआ था उसमें पूछा गया था कि गंगानगर का शुभंकर क्या है। ऐसा सीधा तो नहीं था, लेकिन 4 जिलों के देकर के उनको मैच द फॉलोइंग की तरह क्वेश्चन दे रखा था। अनाज है ना, अनाज वो गन्ना सर्वाधिक उत्पादन होता है, पंजाब और पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। वर्धा स्वास्थ्य कार्ड योजना यहाँ जो 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट की थी सूरतगढ़ से। तो ये कुल मिला के अच्छे पॉइंट्स है जो आपको साथ में ही जिले के साथ मैंने लगा रखे थे। आगे देखिए, उत्तरायण और दक्षिणायन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको ये डायग्राम इतना अगर क्लियर नहीं समझ आए तो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि इस साइड में दक्षिणी गोलार्ध है, इस साइड में उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ पे अपना जो सूर्य है ना उसकी स्थिति के बारे में दे रखा है। ये लाइन है भूमध्य रेखा, ये लाइन है कर्क रेखा और ये लाइन है मकर रेखा। 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ होता है? मकर रेखा पर होता है। उसके बाद 23 मार्च को कहाँ पहुंच जाता है? यहाँ पे भूमध्य रेखा पर। 23 मार्च के बाद आगे 21 जून को कहाँ पहुंचता है अपने पास? 21 जून को अपने पास पहुंचता है कर्क रेखा पर। आगे बात करते हैं, तो ये तो था उत्तरायण, यानी कहने का मतलब है दिसंबर के बाद सूर्य का उत्तरी गोलार्ध की तरफ आना उत्तरायण कहलाता है। समझ गए? यानी उत्तर साइड की तरफ सूर्य का चलना उत्तरायण हो गया। अब बात करते हैं दक्षिण की साइड अगर चलना है तब, तो दक्षिणायन में अगर बात करें तो 21 जून को प्रारंभ होता है, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, यानी 21 जून को, यहाँ 21 जून को अभी बताया कि यहाँ 21 जून को, अब 21 जून से वापस इधर आएगा, 23 सितंबर आ जाएंगी, फिर 22 दिसंबर को वापस कहाँ आ जाएगा? मकर रेखा पर आ जाएगा। यहाँ 22 दिसंबर को आता है, यानी दक्षिण की साइड में सूर्य का चलना तो दक्षिणायन, और उत्तर की साइड में सूर्य का चलना क्या कहलाता है? उत्तरायण कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं। दिन होता है अपने पास राजस्थान में 21 जून को, और सबसे बड़ी जो रात होती है वो 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य अपन से सबसे दूर है तो इधर सबसे लंबी रात रहेगी राजस्थान में। 21 दिसंबर को सूर्य यहीं पर है तो यह सबसे लंबा दिन रहेगा। आप आराम से इन तीनों क्वेश्चंस के बारे में आप देख लेना। आगे बात करते हैं। भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो नैनी इलाहाबाद से पास होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर इंडिया से जीके अगर कोई रिलेवेंट पढ़ रहा है तो वहाँ ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। स्थानीय समय की बात करते हैं तो किसी स्थान पर समय के जो सूर्य के सापेक्ष जो समय होता है वो होता है, और मानक समय का मतलब होता है किसी क्षेत्र का समय, यानी किसी एरिया का टाइम बताना है तब तो वो मानक हो गया, और स्थानीय मतलब किसी पर्टिकुलर जगह का बताना है। गणना सदैव देशांतर से होती है, याद रखना है। समय की गणना ना वो इस वाले टाइम से होती है, यानी ये जो लाइनें चल रही होती है देशांतर रेखाएं, इनसे टाइम बताया जाता है क्योंकि सूर्य इनको लाइंस को क्रॉस कर रहा होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स के रूप में कुछ अच्छे पॉइंट्स लेकर आया। नेक्स्ट भी मैं जल्दी अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। आप सभी का टीसी में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।